यानी तनाव। तनाव के मामले में हमें ज़रूरत है कि हम ये समझें कि एक फ़र्द किस किस्म के तनाव से गुज़र रहा है। इसके ज़राइया क्या हैं? या बाकी चीज़ें कि तनाव से क्या होता है, किस वजह से होता है। हमने पहले यूनिट में इस तनाव के बारे में, इसके तस्वुर, इसकी फ़ितरत या बाकी चीज़ों के बारे में तबादला ख़्याल किया। इसके अलावा हमने तनाव के ज़राइया और पैमाइश पर भी तवज्जो मरकूज़ की। लेकिन मौजूदा यूनिट में, यानी कि आज के यूनिट में, हम तनाव के मुख्तलिफ मॉडल्स पर रोशनी डालेंगे जो हमें तनाव के तस्वुर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। लड़ाई या परवाज़ का जवाब। तनाव में जो लड़ाई होती है या हम परवाज़ करते हैं, हमने पहले यूनिट में पढ़ा, तो उसका जवाब हम कैसे दें। कैनन ने इब्तिदाई तौर पर तनाव को हंगामी रद्द-अमल करार दिया है और इसकी मज़ीद वज़ाहत की कि तनाव का मंबा जज्बात से लड़ने में था। ये नेल्सन और उसके कोइक जो हैं, उन्होंने 2012 में ये डेफिनेशन दे दी या ये वज़ाहत की कि तनाव का मंबा जो है वो जज्बात से लड़ने में है। तोपें बुझा दी गई हैं। तनाव के हवाले में लड़ाई या परवाज़ का रद्द-अमल है। कैनन के मुताबिक तनाव एक माहौलियाती मुतालबा है, यानी कि माहौल में जो कुछ होता है उसके नतीजे में जो चीज़ें सामने आती हैं तो वो उसका रद्द-अमल होता है और इसके नतीजे में जो बैरूनी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अदम तवाज़ुन पैदा होता है। यानी कि माहौल जो है, माहौल के नतीजे में जिन चीज़ों का बैरूनी तरीके से मुतालबा होता है उससे हमें एक अदम तवाज़ुन पैदा होता है। एक फ़र्द के कुदरती मुस्तहकम हालात में उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस्म अहाता करता है, यानी कि जो एक फ़र्द के हालात होते हैं उसके रद्द-अमल में आपके जिस्म से भी कुछ न कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं या कुछ ऐसा जिस्म करता है, जिस्म में रद्द-अमल या तब्दीलियाँ आ जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ, ये तनाव की वजह से हो रहा है। इसमें कुदरती दिफाई मैकेनिज्म है जो होम्योस्टैसिस को बरकरार रखने में किरदार अदा करता है, यानी कि दिफाई मैकेनिज्म, यानी कि इसको छोड़ने का मैकेनिज्म, और ये हम बरकरार रखने में हमें मदद करता है। कैनन ने एक हमदर्दाना घबराहट में भी दिलचस्पी रखना दिखाया है, यानी कि कैनन ने ये कहा कि अगर कोई हमदर्दाना ताल्लुक किसी से दिखाता है या घबराहट पैदा होती है तो ये भी तनाव की वजह से होता है और ये सब तनाव की सूरत हाल में किसी भी फ़र्द में, मतलब ना, निज़ाम, जो किसी भी फ़र्द का निज़ाम होता है, यानी कि कोई फ़र्द जब किसी हालत में होता है तो उसमें जब तनाव आ जाता है तो तनाव की वजह से उस फ़र्द में जो फ़आलियत हो जाती है वो हालत कुदरती मुस्तहकम हो जाती है, यानी कि पॉजिटिविटी उसमें आ जाती है। इस तरह से जब किसी फ़र्द को किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जो खतरा है तो वो या तो तैयार हो जाएगा या मतलब किसके लिए तैयार हो जाएगा, खतरे से लड़ने के लिए, या वो परवाज़ करेगा। यानी कि जब कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी हमारे माहौल में या किसी एक फ़र्द के माहौल में, उसके लिए दो ही चीज़ें होंगी,
या तो वो उस सूरत हाल से लड़ने की कोशिश करेगा या भाग जाने की कोशिश करेगा, या ऐसी सूरत हाल में जब वो भाग जाएगा तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, और जब वो लड़ने की कोशिश करेगा तब भी वो मुस्तहकम होके लड़ेगा, ताकि वो मतलब इन हालात पे काबू पाए। ये उस फर्द की मर्जी है कि उसको अगर लगेगा कि नहीं, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं इन हालात से लड़ सकूंगा या लड़ सकूंगी, तो वो लड़ेगा, मस्बत तरीके से लड़ेगा, मुस्तहकम तरीके से लड़ेगा। लेकिन जब उससे यूं मालूम होगा, यूं पता चलेगा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन हालात का मुकाबला करूं, तो तब वो क्या करेगा, वो बिल्कुल भाग जाएगा नेगेटिविटी की तरफ। वो हम कहते हैं कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तनाव से, इस माहौल से लड़े। या एक फर्द की मर्जी पे मबनी है। कुछ जिस्मानी तब्दीलियों का तजुर्बा भी होता है जो उसको लड़ने पे या परवाज करने के लिए तैयार करती है। यानी कि अगर इस शख्स ने या एक फर्द ने लड़ने का डिसीजन लिया कि मैं लड़ूंगा इन हालात से, तो उसमें भी कुछ जिस्मानी तब्दीलियां हो जाएंगी उसी तरीके की। लेकिन अगर उसने ये सोचा कि मुझे जी इस माहौल से लड़ने की वो ताकत नहीं है, मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, तो उस वक्त वो वहां से भाग जाएगा। लेकिन भागने में भी उसकी जिस्मानी तब्दीलियां हो जाएंगी। क्या तब्दीलियां हो सकती है? पसीना आ सकता है, मुंह बिल्कुल खुश्क हो जाता है, गला खुश्क हो जाता है, मतलब ऐसी जिस्मानी तब्दीलियां जिसमें गुस्सा भी आ जाता है, ये सब चीजें शामिल हैं। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, या कभी ब्लड प्रेशर ऊंचा होगा या कभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से नीचे होगा, या नब्ज की शरह में भी इजाफा, यानी कि तेज 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 सांस लेना या दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये चीजें उसमें आ जाएंगी। इसके अलावा जब तेज वो सांस लेगा, बहुत तेजी से सांस लेना भी आता है घबराहट की वजह से, तो जब तेज रफ्तारी से सांस लेगा तो वो भी जिस्मानी तब्दीली में आएगा, और इस तरह शागिर्द वसी दौर से गुजर सकते हैं, यानी कि वसी जिस्मानी तब्दीलियों से गुजर सकते हैं। और बुनियादी तौर पे इस लम्हे में फर्द का जिस्म जो है वो इन तब्दीलियों का शिकार होगा, और जिस्म के निज़ाम से जो तवानाई है वो मुंतकिल हो जाएगी, यानी कि तवानाई खारिज हो जाएगी, एनर्जी खारिज हो जाएगी, जिसकी सूरत हाल में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कभी कभार अगर किसी चीज़ में उसको ऐसी सूरत हाल होगी कि उसको सवाल जवाब का, कोई सवाल कर रहा, भाई मुझे जवाब दे दो, आपने ये चीज क्यों की, और वो फर्द जो है जिससे कि जवाब तलब किया जाता है वो तनाव में आ जाता है, और जब वो तनाव में आ जाता है, कभी कभार जब उसको पसीना आ गया, सांस फूलने लगी, गला खुश हो गया, और वो जवाब देने के काबिल भी नहीं रहता है, उसके हलक से, उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलती है। जिस्म के निज़ाम में जो सूरत हाल जवाब देने के लिए तैयार होती है वो काम करना बंद करती है, उसके हाथ पांव कांपते हैं, और हमदर्द एसाबी निज़ाम और एंडोक्राइन सिस्टम की हौसला अफजाई भी होती है। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब एक तबादला सा आ जाता है। इस तरीके का तबादला, या तो एंडोक्राइन सिस्टम में वो ग्लैंड जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाती है या बिल्कुल डाउन हो जाती है, और अगर ज्यादा होगा तो उसमें वैसा ही होता है, तब्दीली आना, इनके पसीना वगैरह, और अगर कम होता है तो कभी कभार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी डाउन हो गया, बाकी चीजें, सांस भी फूलने लगी, वो चल ही नहीं रहा है लेकिन सांस फूल रही है। ऐसी ऐसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा,
मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मिसाल है कि अगर कोई शख्स अचानक सांप के सामने आता है, यानी कि अचानक किसी को सांप मिल गया, तो इसका जवाब क्या होगा? लड़ाई या परवाज़ का होगा। यानी कि इस सूरत हाल में या तो एक शख्स जिसके सामने सांप आ जाता है, या तो वो मुकाबला करने के लिए तैयार होगा या वो वहाँ से भागने के लिए। लेकिन मुकाबला के लिए, सांप के साथ मुकाबले के लिए वो अनासिर, वो चीज़ें उस शख्स को मालूम होनी चाहिए कि मुझे सांप को कैसे काबू करना है। क्या मुझे उसको गले पे पकड़ना है, उसका सर बंद करके उसको पटक-पटक के मारना है? अपने हवास जो है वो बिल्कुल मामूल पे लाएगा, वो रुकेगा, सांस उसका फूला हुआ होगा, वो वापस नॉर्मल पे आएगा, बाकी चीजें हो जाएंगी। या यूं कहिए कि उसका होम्योस्टैटिस जो है वो बहाल हो जाएगा। और जब वो होमोस्टैटिस यानी कि उसकी बॉडी जो है, जो उसका जो जिस्म है बिल्कुल मामूल पे आ गया, अब सांस भी नहीं फूल रहा है, पसीना भी नहीं छूट रहा है, और उसकी नब्ज की रफ्तार जो है वो भी मामूल पे आ गई, तो वापस मामूल पे आने पे उसका होमोस्टैटिस जो है वो बहाल हो गया। तो परवाज़ और लड़ाई का जो रद्द अमल है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सूरत-हाल फ़ौरी तौर पे किसी चीज़ में किसी चीज़ से निपटने में मदद करती है। यानी कि जब एक शख्स परवाज़ या लड़ाई की सूरत-हाल इख्तियार करता है, वो उसको उस खतरे से निपटने में मदद करता है, और तवील मुद्दत में इस तरह से तनाव के तजुर्बात जो है उस पे मनफी असर पड़ता है। यानी कि इन द लॉन्ग रन इसको कहेंगे, उसका जो तनाव का तजुर्बा है कि कल को दोबारा अगर ऐसी सूरत हाल हो गई तो वो समझ जाता है कि मुझे इस सूरत हाल के साथ कैसे निपटना है, और अब दूसरी दफा अगर ऐसी ही सिचुएशन दोबारा हो गई तो उस पे तनाव का असर नहीं होगा। यानी कि तनाव को हमने नेगेटिविटी की तरफ ले लिया। लड़ाई या फ्लाइट मॉडल जो है वो इंसान को इनफरादी तौर पर भी कैद का मतलब मुकीद रखता है, उसको कैद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे उसको ये सोचना पड़ता है मुझे क्या करना है। वो फौरी तौर पे सोचने की सलाहियत रखता है, और वो लोगों के खतरे के हालात का जवाब देने के तरीके में इख्तिलाफात को भी मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जिन्स तनाव के दौरान महसूस होने वाले ब्लड प्रेशर की तब्दीलियों में फ़र्क मौजूद होता है। यानी कि अगर कोई तब्दीली हो गई मतलब माहौल में, और उस तनाव की वजह से मतलब जो इख्तिलाफात मौजूद होते हैं उस तनाव के दौरान, चाहे ब्लड प्रेशर हो गया या बाकी तब्दीलियां उसके जिस्म में हो गई, इनमें भी फर्क आता है। ये सेडर्सन ने कहा है कि खवातीन जो है, खवातीन ज्यादा रखती है ये मतलब ना हिम्मत कि वो किसी चीज से लड़ाई करे या परवाज के रद्द का मुजाहरा नहीं करती है। यानी कि खवातीन चुप करके नहीं बैठती हैं, वो जाहिर कर देती है, वो अंदर से ही नहीं लेती है, वो जाहिर कर देती है अपने तनाव को।
کہ جی میں اس طریقے کے پریشر میں ہوں، مجھے یہ چیز کرنی ہے، مجھے وہ چیز کرنی ہے، میں سوچ رہی ہوں اس چیز کا رد عمل میں کیسے کروں، اس چیز پہ میں کیسے قابو پاؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ بولتی جاتی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ تناؤ کے اندر ہے۔ لیکن جہاں تک مردوں کا مسئلہ ہے، مرد حضرات جو ہے وہ کبھی بھی اپنے تناؤ کو ظاہر نہیں کرتے، وہ اندر ہی اندر سے لیتے ہیں۔ وہ رجحان اور دوستی کا جواب مطلب اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ ٹیلر بھی کہتا ہے کہ تناؤ کے جواب کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے کے حالات کو مطلب ایسے محسوس ہی نہیں کرنے دیتے ہیں مرد حضرات کے کہ ہم پہ کوئی تناؤ ہے۔ اور اس طرح کے حالات کے دوران سماجی حمایت حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ یعنی یہ اسٹرسن نے 2013 میں کہا ہے کہ ایک شخص کی جسمانی اور جذباتی کارکردگی جو ہے وہ ظاہر جب ہوتی ہے، اس طریقے سے عورتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ اپنے تناؤ کا اثر ڈالتی ہیں، وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم تناؤ کے اندر ہیں، چاہے وہ تناؤ سے لڑیں یا تناؤ سے بھاگ جائیں، لیکن تناؤ کو ظاہر وہ کرتی ہیں۔ لیکن جہاں تک حضرات کا تعلق ہے، ان کے مردوں کا تعلق ہے، وہ اس تناؤ سے چاہے لڑیں یا چاہے فلائٹ موڈ اختیار کریں، لیکن وہ تناؤ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جنرل ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ جنرل اڈیپشن سنڈروم کیا ہے اس میں، جس کو GAS کا نام دیا جاتا ہے۔ ہانس سیلی نے 3 مراحل پیش کیے ہیں اس GAS کے بارے میں۔ کہتے ہیں کسی فرد کی طرف سے تجربہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی صورت حال میں ہے جو تناؤ کا شکار ہوتی ہے، یعنی کسی فرد کو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جہاں پہ کہ وہ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں اس نے 3 مراحل پیش کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ الارم کا مرحلہ ہے۔ الارم دے ایکشن، الارم دے ایکشن یعنی کہ وہ الارم جہاں پہ وہ کوئی ایکشن کرے، کوئی رد عمل دکھائے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور الارم دے ایکشن جو پہلا مرحلہ ہے، جو تناؤ کے خلاف مزاحمت میں کمی سے ظاہر ہوتا ہے، یہ مرحلہ لڑائی یا پرواز کے رد عمل سے ملتا ہے، اور اس مرحلے کے دوران خود مختار اعصابی نظام اور اینڈوکرائن سسٹم کو فعال کیا جاتا ہے۔ ہائپوتھیلمس، اس کے علاوہ جو ایپینیفرین اور نور پیرفریگین کو اس کے ذریعہ جاری کیا جاتا ہے، یعنی کہ اینڈوکرائنولوجی میں جو گلینڈ سکریٹ ہوتے ہیں وہ اعصابی نظام میں سکریٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں؟ اینڈوکرائنولوجی کی وجہ سے۔ اور اینڈوکرائن سسٹم میں جب یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، یہ الارم کا مرحلہ پیش کرتی ہے۔ اور ایڈرینل گلینڈز جو ہے اسے جوابی جھٹکا کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی تناؤ آ گیا، یہ الارم کا سٹیج ہے، اور جب سکریشن ہونے لگی گلینڈز کی، اینڈوکرائن سسٹم کے ایڈرینل گلینڈ سے جو سکریشن ہوئی تو وہ ہمیں جوابی جھٹکا دیتے ہیں، جہاں دفاعی میکانزم ایک فرد کو فعال کیا جاتا ہے، اور یہ دفاعی میکانزم اس کے نتیجے میں فعال ہوتے ہیں۔ اینڈرونوکارڈیکل کا بڑھنا جو کہ ایڈرینلین
کے اخراج کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے کہ سانس اور دل کی سرگرمیوں سے متعلق فعال میں اضافہ اس طرح کی لڑائی یا پرواز کا رد عمل ہے۔ جسم خطرے کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو یہ اینڈوکرائن سسٹم ہے اس میں ایڈرینل گلینڈز سے سکریشنز ہو جاتی ہے، ایڈرینل گلینڈ سے ایڈرینلن سکریٹ ہو جاتا ہے، اور جب ایڈرینلن سکریٹ ہوتا ہے سانس پھولنے لگتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیں اس سکریشن کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں لڑائی کرنی چاہیے، یعنی کہ مقابلہ کرنا چاہیے یا پرواز کرنی چاہیے۔ اور اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ توانائی یعنی کہ انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور انرجی پیدا ہونے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ انرجی بھی اسی ایڈرینلن کی وجہ سے یا ایڈرینل گلینڈز جو ہے انہی کی وجہ سے انہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے جو کورٹیسول پیدا ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ سے، اور ایڈرینو کورٹیکوٹروفن ہارمون جس کو ACTH کہا جاتا ہے، یہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان ہارمونز کے ذریعے ہم متحرک ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک شخص اس لڑائی کرنے میں، مقابلہ کرنے میں یا بھاگ جانے میں کے لیے متحرک ہوتا ہے۔ پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے، پیٹیوٹری گلینڈ کے ذریعے یہ چیزیں ACTH جو ہے یہ پیٹیوٹری گلینڈ کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے، اور لڑائی یا پرواز کے رد عمل سے فرد کے جسم سے یہ سارا نظام جو ہے تمنائی میں منتقل کیا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی سیکریشنز ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں، جو بھی ہارمونز خارج ہو جاتے ہیں، وہ سب پیٹیوٹری گلینڈ کے نظام میں ایک توانائی، ایک انرجی دیتے ہیں، کیونکہ لڑنے کے لیے بھی ایک انرجی، ایک طاقت ہونی چاہیے، اور بھاگ جانے کے لیے بھی ایک انرجی، ایک طاقت ہونی چاہیے، اور یہ سبھی سیکریشنز جو ہے، یہ ہارمونز جو ہے، یہ اس انرجی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جن کے جواب دینے کی صورت میں، اس صورتحال میں ان کا جسم کام کرتا ہے۔ کیسے کام کرتا ہے؟ توانائی کی صورت میں، اور اس توانائی کی صورت میں پیٹیوٹری کے ذریعے ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پسینہ آنے لگتا ہے، ہاضمہ میں بھی تفکر پیدا ہوتا ہے، مدافعتی نظام میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ تولیدی نظام سے متعلق جو افعال نظام ہے اس مرحلے کے دوران کوئی بھی توانائی کے نتیجے میں ہوتا ہے، یعنی کہ غور کیجئے کہ اگر کسی شخص میں یہ تبدیلیاں آنے لگی تو اس میں اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جو پریزنس آف مائنڈ ہے، دماغ کو ساکن رکھنا کا طریقہ جو ہے، پازیٹیوٹی کا طریقہ جو، اسی کے رد عمل میں وہ شخص ان سب چیزوں پہ قابو پاتا ہے، ان سکریشنز پہ قابو پاتا ہے، اور اس کے رد عمل میں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، یعنی کہ دوسرا مرحلے میں مزاحمت کا مرحلہ ہوتا ہے، جہاں میں موافقت زیادہ سے زیادہ اور توازن بحال ہو جانا، یہ چیزیں ہوتا ہے، یعنی کہ بیلنس کا، پہلے تو آ گیا ٹکرا، اس کے بعد بیلنس کرنا ہے۔ اس مرحلے کے دوران فرد کی طرف سے ایک موافقت ہوتی ہے، اور وہ تناؤ پیدا کرنے والے محرکات کی مزاحمت کرتا ہے، حالانکہ
दीगर मुहर्रिकात के खिलाफ मज़ाहमत कम हो जाती है और इस मरहले के दौरान भी बहुत सारी तवानाई की ज़रूरत होती है। इस तरह गैर ज़रूरी अफ़आल, हाज़िमा, मदाफ़ती निज़ाम और यहाँ तक कि तवलीदी निज़ाम में से भी मुतल्लिक़ कोई चीज़ हासिल नहीं होती। इस तरह फर्द जिस्मानी तब्दीलियों का सामना करता रहता है, जैसे नब्ज़ की शरह, ब्लड प्रेशर में इजाफा, तेजी से सांस लेना, दीगर सरगर्मियां जो उसकी जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं, ये सभी बुनियादी तौर पे तवाज़ुन या तवाज़ुन की बहाली की तरफ इशारा करते हैं। ताहम अगर तनाव है अभी भी तजुर्बाकार है और दिफाई मैकेनिज्म गैर अफ़ाल है, तो फर्द क्या करेगा? तो इस मरहले के दौरान चाहे नब्ज़ तेज है, सांस तेज होने लगी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया, इस सब को बहाल करने की कोशिश की जाती है, यानी कि तवाज़ुन को बहाल करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए ये दूसरा मरहला माना जाता है, जहाँ पे कि एक शख्स अपने तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश करेगा और इस मरहले के दौरान या फितरत में ये मुनहसर है कि तनाव की डिग्री या तनाव की शिद्दत कितनी होगी और जिस शख्स को इस तनाव का सामना करना पड़ता है उस शख्स में इस तनाव की डिग्री क्या है और उसकी हालत क्या हुई है इस तनाव के दौरान। जो शख्स इस तनाव का शिकार हुआ होता है और फिर वो इस तवाज़ुन को बरकरार रखने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ जा रहा होता है, यानी कि तीसरे और आखिरी मरहले का तजुर्बा करने लगता है। यानी कि दूसरा मरहला जो है ये खास तौर पर तवाज़ुन को बरकरार रखने का मरहला होता है या मज़ाहमत का मरहला होता है। और अब आखिरी मरहला जो है ये थकावट का मरहला है, यानी कि पहला मरहला जिसमें हमने अलार्म देखा कि कोई खतरा आ गया, ये अलार्म का स्टेज है, जिसमें तब्दीलियां आ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर वो दूसरे मरहले में आता है। दूसरे मरहले में जो तब्दीलियां पहले मरहले में होती हैं वो दूसरे मरहले में बरकरार करने की कोशिश करता है, तवाज़ुन को बरकरार करने की कोशिश करता है और तवाज़ुन को बरकरार करते करते वो आखिरी मरहले में दाखिल हो जाता है, जहाँ पे थकावट का मरहला आ जाता है। और यहाँ मुताबिकत पसंदी या मुताबिकत पजीरी का जवाल हो जाता है, यानी कि जितना भी अभी तक हुआ होता है उसका जवाल आ जाता है। और ये मैकेनिज्म जो है ये कार्टराइट एंड कूपर ने 1997 में दिखाया है। उन्होंने रिसर्च के जरिए, तहकीक के जरिए 1997 में दिखाया कि थकावट गिरने के नतीजे में होती है, यानी कि इंसान बिल्कुल थक गया होता है और इस मुवाफकत के मैकेनिज्म और जिस्मानी वसाइल में कमी की वजह से जब एक फर्द तवील अरसे तक तनाव का सामना करता है तो फर्द के जिस्मानी हालात या वसाइल कम हो रहे होते हैं और इससे मुल्क यानी कि इंसान की जिस्मानी सेहत पर मनफी असर पड़ सकता है। फर्द और मुख्तलिफ बीमारियों और सेहत के लिए हसास हो सकते हैं, यानी कि जितनी भी तब्दीलियां होती हैं ये जब थकावट की होती है उसके नतीजे में थकावट की वजह से जो ये शख्स है ये ज्यादा हसास हो सकता है और इसकी सेहत भी गिर सकती क्या है, यकीनन उसकी सेहत गिर जाती है और वो एक नए
थकावट क्या, नया एक फर्द बन जाता है जिसमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, सांस का फूलना, पसीना जल्दी जल्दी आना, ये मराहिल उसकी जिंदगी में अब आने लगते हैं। अगर GAS तनाव के सिलसिले में कीमती मालूमात फराहम करता है, लेकिन ये इस पर तवज्जो मरकूज नहीं करता है कि तनाव के लिए नफ्सियाती या इल्मी रद्द-ए-अमल से पता चलता है कि कुछ हार्मोन्स का इखराज होता है या हो सकता है, और फर्द के जरिए तजुर्बा करदा जज्बात की नवियत और शिद्दत की बुनियाद पर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ अशखास पर मुख्तलिफ असर करते हैं। यानी कि अगर औरतें होंगी उन पे शायद ज़्यादा असर करें, मर्दों पे कम असर करें, और इस तरह जिस्मानी रद्द-ए-अमल और तब्दीलियों में भी फ़र्क मौजूद हो सकता है। या बुनियादी तौर पर जो तनाव है वो किसी फर्द में इस तनाव का सामना करने का कितना जज्बा हो, कितनी हिम्मत हो, और तनाव की मुद्दत कितनी हो, ये इस पर भी मबनी है। यानी कि मुद्दत भी इसमें एक अहम किरदार अदा करती है। सयाक व सबाक और दायमी तनाव या शदीद तनाव, ये भी मतलब इंसान के रद्द अमल में बहुत असर करती हैं, और इसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। शदीद तनाव एक महदूद मुद्दत के लिए रहता है। मिसाल के तौर पे इम्तिहान है या इंटरव्यू देना है, ये 3 घंटों का मरहला है या कुछ मिनट्स का मरहला है। ये फर्द पर एक अहम असर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कम टाइम के लिए होता है और एलोस्टैटिक के साथ मिलते हैं। जिस्म से रद्द अमल भी बिल्कुल कम मुद्दत के लिए होता है, जिसका मतलब ये है कि जिस्मानी तब्दीलियां जिसमें ब्लड प्रेशर का इजाफा या हार्मोन्स का इखराज या तवानाई के मुंतकली जो है, ये सब सूरत हाल जो है बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड यानी कि कम मुद्दत के लिए हो सकता है। मजीद ये कि जिस्म अपनी मामूली हालत में जल्दी जल्दी आता है, और ये सब स्टडी की है सैंडरसन ने 2013 में। उसने कहा कि दाहिनी अमराज के हवाले से तनाव जो है, अगरचे तनाव तवील अरसे तक मौजूद रहेगा और तो उसके नुकसानदह असरात मरतब होते हैं। इस तरह तनाव का सामना करने वाले फर्द की फिजियोलॉजी पर यह मुनहसर है कि दायमी मिसालों का तनाव जो है पुरतशद्दुद होता है। यानी कि जो तनाव दायमी होता है, बहुत देर तक होता है, वो पुरतशद्दुद होता है और उससे इंसान पर बहुत असर पड़ता है। यानी कि काम का बोझ, अगर काम का बोझ मुसलसल हो तो तनाव भी मुसलसल होगा, और इस सूरत हाल में फर्द के जरिए मजमूई तनाव का तजुर्बा जो है वो किया जाता है, और इस तरह जिस्म का तवाजुन जो है वो बरकरार भी नहीं रहता है ज़्यादा देर तक, और जो कुछ जिस्मानी रद्द के बाइस बन जाते हैं। यानी कि अब जो दायमी तनाव है उसके रद्द अमल में जो जिस्म में तब्दीलियां हो गई, वो तब्दीलियां दायमी हो जाती हैं, और उस वजह से क्या होता है कि बहुत देर तक ये चीज़ें लगी रहती है, और एक नए फर्द का इंतखाब होता है, या यूं कहे कि एक नया फर्द आपके सामने आता है। जिस्मानी तौर पे, जाहिरी तौर पे फर्क तो वही है, लेकिन जो उसकी
की हालत में तब्दीलियां हैं वो सरजद हो जाती है और हमें लगता है एक नई शख्सियत हमारे सामने आ गई। यानी कि हम ये कहेंगे कि इस पर मनफी असर पड़ता है, उसके काम करने पे मनफी असर पड़ता है, उसके दिलो दिमाग पे भी मनफी असर पड़ता है। अलमी तशखीस का मॉडल क्या है? अब हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं। इस मॉडल का नुक्ते नज़र ये है कि लाजार और उसने क्या कहा है कि लाजार और उसके साथी कहते हैं कि तनाव के नतीजे में फर्द और माहौल के दरमियान तामुल होना चाहिए। उन्होंने उस पर भी तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया है। उसने कहा कि अलमी तशखीस जो किसी फर्द के जरिए इस बात का तयीन करते हुए की जाती है कि आया सूरत हाल या वाक़ा तनाव का शिकार है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि इनफरादी इख्तिलाफात भी इसमें मौजूद होते हैं। जिस तरीके से अलमी तशखीस की जाती है, अदराक के इस्तिलाह से ये मुराद है कि इंसान किस तरीके से सोचता है, इसके फैसले कैसे हैं, क्या इसके फैसले में ज़हनी रद्द अमल दरामद है, यानी कि अमल दखल इसका ज़हनी है या नहीं, इसकी यादाश्त पे भी असर पड़ता है, ये मसाइल को किस तरीके से हल करता है और इसमें तख्लीकी सलाहियत कैसी है। शऊर की तशखीस का मॉडल भी इसको कहा जाता है। इस अलमी तशखीसी मॉडल को शऊर की तशखीसी मॉडल भी कहा जाता है, जैसे कि फर्द के तनाव की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है और इसको इसी सूरत हाल से वो अंजाम देते हैं। बुनियादी तशखीस और तासानवी तशखीस के लिहाज से सूरत हाल का जायजा लिया जाता है और इससे बुनियादी तशखीस से जिस्मानी तनाव पर मनफी असरात की बुनियाद पड़ जाती है। लेकिन जो सानवी जायजा है, इससे ये बात की बुनियाद पड़ जाती है कि आया फर्द के पास तनाव से निपटने के लिए मुनासिब वसाइल मौजूद है या नहीं। ये इस सूरत हाल और इसके मुज़र असरात से बचना और इस तरह जैसा कि मॉडल के जरिए तजवीज़ किया गया है कि रद्द अमल किस फर्द का कैसा होगा, जिस्मानी, नफ्सियाती या जज्बाती तर्ज का रद्द अमल वो किस तरीके का रद्द अमल करेगा। बुनियादी और सानवी तशखीस दोनों मरहलों पे ये मुनहसर है कि इस शख्स का नफ्सियाती पहलू क्या होगा जो ये अलमी तशखीस का मॉडल इख्तियार करेगा। जब किसी फर्द को तनाव का सामना करना पड़ता है तो एक बुनियादी तशखीस ये भी है कि जिसमें तनाव खतरा है या खतरा है या नहीं है, इसका तयीन एक फर्द खुद करता है। अगर वो तनाव को खतरनाक पाता है तो सानवी तशखीस की जाती है, जिसमें कि फर्द के वसाइल का तज्जिया उस बुनियाद पे किया जाता है कि आया वो काफ़ी है या नहीं और वो तनाव से निमटने की जो उसके वसाइल है वो काफ़ी है या नाकाफ़ी है। वो उस तरीके से तनाव का तजुर्बा करता है जिसके बाद मुकाबला किया जाता है और फिर वो तनाव का अज़सर नाम जायजा लेता है, यानी कि वो देखता है कि क्या मेरे पास तनाव से लड़ने के लिए वसाइल भरपूर है या नहीं है। अगर वो पाता है कि मेरे पास तनाव से लड़ने के लिए वसाइल भरपूर है तो वो जानता है कि मुझे कैसे लड़ना है।
اگر اسے لگتا ہے کہ میرے پاس تناؤ سے مقابلہ کرنے کے لیے وسائل بھرپور نہیں ہیں تو وہ تناؤ کا اثر نو جائزہ لیتا اور اسی طریقے سے اثر نو جائزہ لینے کے بعد نئے طور طریقے تناؤ سے لڑنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے وہ ڈھونڈتا ہے۔ پرسن یا انوائرمنٹ فٹ ماڈل، جس کو پی ای فٹ ماڈل کہتے ہیں، ایک شخص کا انوائرمنٹ یعنی ارد گرد کا ماحول کیا ہے۔ یہ ماڈل فرانسیسی تجربہ کار نے دیا ہے جس نے تحقیقات کی ہے، جس میں ہیریسن اور کیٹلا نے 1982 میں اور گھوش نے بھی 2015 میں یہ ماڈل دیا ہے، اور اس نے دیکھا ہے کہ یہ ماڈل جو ہے یہ ضروریات اور صلاحیتوں پہ مبنی ہے کہ آیا ایک شخص کی ضروریات اور انفرادی طور پہ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس میں کون سی صلاحیتیں موجود ہیں، اور تناؤ کن حالات میں ہوتا ہے۔ ایک فرد کو جن مطالبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وسائل کے درمیان کیا وہ فٹ ہے یا مس فٹ ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو فٹ پاتا ہے تو وہ ویسے ہی اس تناؤ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مس فٹ پاتا ہے تو وہ وہاں سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگ جانے کی کوشش کرتا ہے، یا کہ اس کے پاس ایک ملازم جو کہ اہم ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے اس نظام میں فٹ ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس نظام میں، ایک ملازم اپنے آپ کو اس نظام میں فٹ کرنے، اس ماحول میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ میں اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں اچھی طرح سے فٹ ہو سکتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈالتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ماحول کے تقاضے کے مطابق وہ کیریکٹرسٹکس یا وہ خصوصیات اپنے آپ میں نہیں پاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ملازم محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس مناسب وسائل ہے یا مناسب صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس ماڈل میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ تناؤ کا تجربہ کرتا ہے اور پھر ویسے ہی آگے بڑھتا ہے۔ سائیکو ڈائنمک تھیوری جو ہے یہ بھی تناؤ کی وضاحت کرتی ہے۔ فرانٹ سگنل اضطراب اور تکلیف دہ اضطراب کی وضاحت کرتا ہے۔ سگنل اضطراب کو واقع ہونے کے لیے کہا جا سکتا ہے جب کوئی بیرونی اور معروضی خطرہ جو باہمی تعلقات سے مطابقت رکھتا ہو، تناؤ موجود ہے، اور تکلیف دہ اضطراب اس کے سامنے آئے گا، یا تکلیف دہ اضطراب ایک فرد کے اندر ہوگا۔ انفرادی اور دیہی ہونے کی وجہ سے جنسی تحریکوں اور جذباتوں کے مطابق وہ خارج ہوتے ہیں، یا ہم کہیں کہ وہ جارحانہ ہوتے ہیں، اور ایک فرد کے اندر تکلیف دہ اضطراب کی نشو و نما کا باعث بن جاتی ہے، یعنی کہ یہ اس شخص کے نفسیات پہ بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اگرچہ اضطراب ایک ایسا عمل ہے جہاں کہ ایک فرد کے خیالات کو متضاد مانا جاتا ہے اور ایسے خیالات میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں جن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے اس سے ایک توانائی چاہیے، اور اس توانائی یا اس طاقت کا تنازع فرد کے ذریعے
اپنی جسمانی علامات کے ذریعے، اس کو ایک فرد کو اس کا تجربہ اپنی جسمانی علامات کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جسمانی علامات کی وجہ سے وہ تناؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ یعنی کہ جو ایک انسان ہے، جب اس کے جسم پر اثر پڑتا ہے، جسمانی اثر پڑتا ہے، مطلب ڈائجیشن میں بھی، مطلب ہاضمے میں اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، یا اینڈوکرائن سسٹم میں اس کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو لگتا ہے کہ اس کے جسم پہ اثر ہونے لگا، اور اس کی توانائی جو ہے وہ اس کے جسم کو اچھی طرح سے مطلب طاقت نہیں دیتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے لڑے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو سائیکو ڈائنامک تھیوری ہو گئی، یعنی کہ سائیکولوجیکل اثر اس پہ آنے لگا اور وہ تناؤ کے اندر آ گیا۔ یہ بھی ایک ماڈل تناؤ کا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا لیونسن کے ذریعے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تناؤ کی وضاحت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ فرائیڈ کی نفسیاتی نظریہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شخصیت کسی اہم مطلب دو اہم شخصیت کے عناصر جو ہے، ایک انا آئیڈیل اور جو مطلب اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی کسی تناؤ کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ میں اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ وہ ایگو، آئیڈیل ایگو، اس طریقے کا جب ہم کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو اس سے ایک فرد کی ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ جب خود کی تشبیہ آپ کسی دوسرے فرد کے ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک منفی اثر پڑتا ہے، لیکن مثبت طور پہ۔ یعنی کہ میں اپنا مقابلہ کسی اور کے ساتھ کرتی ہوں، پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھ میں اس دوسرے شخص میں کیا کیا چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں، اور میں بھی اپنے آپ میں وہ تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اس طریقے کا تناؤ جو ہے وہ ایک آئیڈیل تناؤ ہوتا ہے، جس کو کہ ہم خود کو کسی اور کی شبہ میں، یعنی کہ کسی اور کی پرسنالٹی میں ہم ڈالتے ہیں، اور ایک جو خلاصہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس خلا میں ہم اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس نقطۂ نظر میں کہ ہم کسی بات کی توجہ کا مرکوز ہو جاتے ہیں، اور بے ہوشی کے عالم میں ہم میں ایک تناؤ سا پیدا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میری پرسنالٹی اس کے جیسے بنے اور میں اپنے آپ کو اس کے جیسے کروں، یا میں اپنے آپ کو خود کو ایک آئیڈیل خود بخود مانتی ہوں اور یہ ذریعہ اظہار کرتی ہوں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جنسیاتی دستوری نظریہ، جینیاتی دستوری نظریہ اس بنیادی توجہ پہ اس بات پر ہے کہ تناؤ کس طرح سے ہے۔ یہ جینوٹائپ اور فینوٹائپ کی مدد سے مزاحمت اور مقابلہ کرتے ہیں کہ ایک انسان کا جینوٹائپ اور فینوٹائپ کیسا ہے، اسی کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس شرائط کو سمجھنے کے لیے جینوٹائپ اور فینوٹائپ، یعنی کہ ایک فرد کا جینوٹائپ جینیاتی تشکیل کو ظاہر کرتا ہے، اور فینوٹائپ جو ہے وہ اس کی جسمانی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کی جو جینز ہے وہ اس کی مطلب نا جینیٹک آرڈر کو ظاہر کرتا ہے، اور فینوٹائپ جو ہے وہ جسمانی خصوصیات کی، لڑنے کی خصوصیات کیا ہے اس کے گھوش نے یہ ہمیں دیا ہے 2015 میں یہ ماڈل۔ تو اس نے کہا کہ انسان کا جو کسی فرد کا جو فینوٹائپ ہے وہ جسمانی خصوصیات ظاہر کرتا ہے، اور جینوٹائپ جو ہے وہ جینیاتی یعنی کہ جینز کی تشکیل کرتا ہے۔ ڈائٹھس اسٹریل ماڈل،
डायथिसिस स्ट्रियल मॉडल जो है जीनियाती आइनी नजरिया बुनियादी तौर पर इस बात पर तवज्जो मरकूज करता है कि किस तरह जीनियाती रुझान किसी फर्द को तनाव का शिकार बना सकते हैं। यानी कि वो डायबिटीज का शिकार हो सकता है तनाव की वजह से, या दूसरी तरफ का मॉडल जो है जीनियाती और माहौल दोनों के किरदार पर तवज्जो मरकूज करता है। यानी कि इससे इस बात का तयन करना होता है कि आया कि ये फर्द जो है इसके तनाव का तजुर्बा क्या होगा, कि ये कैसे इस तनाव का तजुर्बा करेगा, क्या ये इस तनाव को तनाव मानेगा या नहीं। इसके नजरिए के हिसाब से जो ये तनाव है वो इस तनाव को तनाव मानता है या नहीं मानता है। ये नजरिया भी तजवीज करता है कि मोरूसियत यानी कि जो इसका जेनेटिक ऑर्डर यानी कि हायरार्की जो है, या माहौल के साथ साथ जो चलते हैं या एक दूसरे की तकमील करते हैं, यानी कि वो अपनी मोरूसियत जीन्स की वजह से किसी चीज को तनाव मानेगा या नहीं। फिर इस माहौल में उसका जेनेटिक ऑर्डर जो है वो क्या कहता है, वो किसी चीज को तनाव के हिसाब से लेगा या नहीं लेगा। मिसाल के तौर पे किसी फर्द को सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। जब वो तवील अरसे तक तनाव रहता है तो आला सतह का सामना करता है, लेकिन किसी भी तनाव की गैर मौजूदगी में भी उसे सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। अगर उसको लगातार सांस लेने में दुश्वारी होती है तो वो जीनियाती है और उसको सांस लेने का जो ये मरहला उसको नहीं महसूस होता है कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी होती है, यानी कि उसका वो नॉर्मल चीज होता है। लेकिन जब वो किसी तनाव में होता है और उसको सांस लेने में दुश्वारी आ जाती है, मतलब वो सांस नॉर्मल हालात में लेता है लेकिन अब किसी मरहले में उसे सांस लेने की दुश्वारी हो जाती है, तो हम कहेंगे उसको तनाव है। लेकिन कोई फर्द ऐसा होता है जिसको नॉर्मली सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है मौसम की तब्दीली की वजह से या किसी चीज की वजह से, तब वो तनाव में नहीं होता है, उसका वो नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो आज हमारा जो ये मॉडल था ये बहुत ही शॉर्ट था। 7 मॉडल्स हमने तनाव के पढ़े और इसके अलावा हमने देखा कि किसी फर्द को 3 मरहले कैसे तनाव के आते हैं, जो हमने पहले यूनिट में भी पढ़े थे कि पहला मरहला आता है, फिर दूसरा मरहला आता है, फिर तीसरा मरहला आता है। पहला मरहला हमारा अलार्म का मरहला होता है, दूसरा मरहला ऐसा होता है कि जिसमें कि बैलेंस किया जाता है, और तीसरा मरहला ऐसा होता है कि जो कि थकावट का मरहला होता है। और पहले मरहले में जब अलार्म स्टेज आ जाती है तो हमें खतरे का मतलब एक अलार्म आ जाता है। फिर दूसरे मरहले में हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि आया ये तनाव है या नहीं है और मुझे क्या इसका रद्द अमल करना चाहिए। और फिर तीसरे मरहले में जो थकावट का मरहला होता है उससे जिस्मानी तब्दीलियां भी आ जाती हैं, और जो जिस्मानी तब्दीलियां आ जाती हैं या तो वो लगातार बहुत देर तक रहती है या वो बिल्कुल कम हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड हो जाती है, किसी देर तक रहती है फिर खत्म हो जाती है। यानी कि तनाव के जरिए ब्लड प्रेशर होना या नहीं होना। और अगर लगातार तनाव के माहौल में एक फर्द आएगा तो लगातार तनाव में आने की वजह से वो इस तरीके की थकावट में आ जाएगा कि फिर उसका पैटर्न ही जिंदगी का
पैटर्न ही वही रहेगा, यानी कि वो ब्लड प्रेशर का शिकार रहेगा या बाकी जिस्मानी तब्दीलियां, हाजमे में भी उसकी तब्दीलियां आएंगी या उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, या इसी तरह के जो बाकी मॉडल्स हैं हमारे तनाव के या स्ट्रेस के, ये सब चीजें हमने आज पढ़ी। मुझे लगता है आपको ये आज अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि मॉडल स्ट्रेस के क्या क्या है और क्या क्या तब्दीलियां उसमें आई हैं, और मुख्तलिफ जो तजुर्बा करने वाले हैं, मुहर्रिक है, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले यूनिट में, चौथा यूनिट जो हमारे इस BPAS प्रोग्राम का है, अगली बार। तब तक के लिए अल्लाह ने। थैंक यू।